हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है सबका आपके अपने चैनल कैल्विन पर। मेरा नाम है भारत भूषण और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपके स्कूल के एग्जाम और टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। और भाई जो लोग IIT की या फिर नीट की या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम CUT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो भाई उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो भाई हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन और भाई इसकी वीडियो नंबर 12 आ चुकी है और हम पहुंच चुके हैं अब डेरिवेशन। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये चैप्टर डेरिवेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे इसमें डेरिवेशन है। तो भाई आज हम देखेंगे इसके डेरिवेशन कैसे करने हैं और इसके डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, छोटे भी हैं। अगर आप ढंग से करोगे तो आराम से कर सकते हो। तो भाई लेट अस सी कौन से डेरिवेशन हमारे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, कौन से डेरिवेशन हमें करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा डेरिवेशन, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास। तो आपका जो पार्टिकल होता है, कोई भी सेंटर ऑफ मास जो होता है दो पार्टिकल का, वो उसको इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आंसर ये आ गया सीधा। आंसर तो देखा किसी ने? अच्छा, इसका मतलब ये होता है, देखो मान लो पार्टिकल हमारा m1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और ये m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपका? आपने देखा होगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होता है RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 और प्लस डिवाइड बाय m1 प्लस m2 नेट मास, है ना, ये हमारा होता है। अभी क्या बोल रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग है उसको इनवर्स रेशियो ऑफ मास में डिवाइड करता है। मतलब मान लो ये डिस्टेंस हमारा d1 है और ये d2 है, ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस d2 है। तो d1 बाय d2 का जो रेशियो होगा वो इनवर्स रेशियो ऑफ मास होगा, मतलब m2 बाय m1 होगा। इस रेशियो में डिवाइड करेगा सेंटर ऑफ मास जो होगा। यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास है तो इस रेशियो में डिस्टेंस को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है ये हमारा। देखो हम एक काम करते हैं, हमारे ओरिजिन यहां मानने की बजाय अगर मैं यहां पे ओरिजिन मान लूं, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ओरिजिन कहीं भी मान सकते हैं। तो मान लो मैंने यहां पे ओरिजिन मान लिया, ठीक है, यहां पे ओरिजिन मान लिया, तो R1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो R1 लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पे वो D1 के बराबर हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, R2 हमारा D2 हो जाएगा। भाई R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ इस पार्टिकल का है। तो अगर ओरिजिन यहां मानोगे तो पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा। मान लो मैं यहां मानता तो पोजीशन वेक्टर ऐसे बनता, यहां पे मानूंगा तो पोजीशन वेक्टर ऐसे बनेगा, R1 और R2 ऐसे बनेगा, यानी R1 हो जाएगा D1 और R2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया, 0 पे आ गया। उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा देखो कि सेंटर ऑफ मास हमारा ओरिजिन पे आ गया तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें लिखना पड़ेगा पहले, टेकिंग सेंटर ऑफ मास एज ओरिजिन, टेकिंग, पहले तो लिखेंगे वी नो दैट। भाई पूरा लिख लेना, मैं आपको ना यहाँ पे पूरा लिखवा नहीं रहा, मतलब कुछ कुछ छूट जाता है, क्योंकि मेरे को मेन आपका ये होता है कि आपको बताना होता है करना कैसे है, ताकि आपको याद भी रहे और चीजें वो ना हो, है ना। तो टेकिंग सेंटर ऑफ मास एज ओरिजिन, तो हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू m1 d1, वो हो जाएगा d1 प्लस m2 d2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा उधर जाके, ये क्या हो जाएगा m1 d1 प्लस m2 d2 और इसको अगर यहाँ लिया होगा तो माइनस m1 d1 इक्वल टू m2 d2। अब अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो m1 बाय m2 का वैल्यू क्या आ रहा है, d2 बाय d1 आ रहा है। ये हमें निकालना था, ये मैं प्रूव करना था कि m1 बाय m2 या m2 बाय m1 d1 बाय d2 होगा, उल्टा होगा, मतलब ये m2 ऊपर है तो d2 नीचे होगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे, m1 ऊपर है तो d1 नीचे है, m2 नीचे तो d2 ऊपर है। तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो जो है इन जो ये आपके मास होते हैं, जो लेंथ होती है उसको इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। मास के इनवर्स रेशियो में सेंटर ऑफ मास हमारा डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए, तो ये पहला प्रूफ हुआ। सेकंड प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा था सारा, जिन्होंने मैग्नीट्यूड की बात की लास्ट में तो मोड लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने माइनस को हटाने के लिए मोड लगा दिया, राइट। ठीक है, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी नहीं किया यहाँ पे, तो काफी कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत थी इसमें। ओके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये पहले का टॉपिक है वैसे तो, कि क्या रिलेशन होता है एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन में। तो आपको पता है v इक्वल टू ओमेगा आर होता है और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो a इक्वल टू एल्फा आर होता है। तो हमें बताना है कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। तो भाई v इक्वल टू ओमेगा आर है, अगर हम इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करें तो क्या आ जाएगा, dv बाई dt इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt इंटू आर।
आर तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो ये क्या आ जाएगा, dv/dt क्या होता है, a होता है, और ये क्या होता है, ये हमारा अल्फा होता है, तो a इक्वल टू अल्फा आ गया। ठीक है, तो ये मैं प्रूव करना था। तो छोटे डेरिवेशन है कुछ, लेकिन आपको आने चाहिए। तो भाई ये भी हमने प्रूव कर दिया कि a इक्वल टू अल्फा होता है। अगला क्या है हमारा, अगला है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी, हैंस डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बॉडी अगर घूम रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यूजुअली काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv² होती है जब बॉडी कोई चल रही होती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब बॉडी चल रही होती है सबकी स्पीड v होती है, लेकिन जब कोई बॉडी घूम रही होती है तो अलग अलग पार्टिकल की स्पीड अलग अलग होती है। मतलब जब पार्टिकल पास होते हैं, जैसे मान लो पंखा घूम रहा है, पंखे की जो टिप है, टिप की स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि उसको बड़ा चक्कर काटना है 2πr का, अंदर वाले को छोटा चक्कर काटना है, सेम टाइम में काट रहे हैं, जितने में पूरा चक्कर काटेगा उतने में ये पूरा काटेगा, लेकिन ये चक्कर लंबा काट रहा है तो इसकी स्पीड ज्यादा है, यानी अंदर वाले की स्पीड कम है, तो सबकी स्पीड अलग अलग है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, तो आपकी हर पार्टिकल की एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी और सबको ऐड करना पड़ेगा। इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो सबकी एनर्जी हम ऐड करेंगे तो हमारी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे अगर ये रोटेशन कर रही है कोई बॉडी, मान लो आर्बिट्री बॉडी कोई शेप की बॉडी है और ये इसके अबाउट घूम रही है, तो इसमें अलग अलग पार्टिकल होंगे, यहाँ पे सबका डिस्टेंस अलग अलग होगा। इससे जो एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है सबका डिस्टेंस अलग अलग होगा। ठीक है, तो मान लो इसका मास भी m1 है, इसका m2 है, m3 है, m4 है, m5 ऐसे मास है अलग अलग, और डिस्टेंस इनके r1 है, r2 है, r3 हैं, तो ये सब लिखोगे आप पेपर में, है ना, कि अज्यूमिंग अ बॉडी ऑफ आर्बिट्ररी शेप हैविंग डिफरेंट पार्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, सपोज वी से ए बी या एक्स वाई के अबाउट ये रोटेट कर रही है, तो है ना, ये आप लिखोगे रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस एक्स वाई। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या हो जाएगा, m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। जितने मास पार्टिकल होंगे सबकी स्पीड हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, v कितना होता है हमारा, जब ये पार्टिकल घूमेगा तो v क्या होगा, v और ओमेगा में कोई रिलेशन होता है। अगर ये बॉडी ओमेगा से घूम रही है, देखो ओमेगा सबका सेम होगा, ऐसा नहीं बोलो ना कि जो टिप है ब्लेड की वो घूम रही है, तो ये जो टिप घूम रही है तो इसने जो है पूरा कितना एंगल कवर किया, 360 डिग्री, और अंदर वाले ने कितना कवर किया, उसने भी 360 कवर किया, टाइम दोनों ने सेम लिया, तो दोनों की ओमेगा सेम है। ओमेगा होता है आपका एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, एंगल बाय थीटा बाय टाइम, वो दोनों का सेम है, तो ओमेगा सेम है, वी अलग अलग है, वी अलग है, वी इसका ज्यादा है क्योंकि 2πr ज्यादा कवर कर रहा है, तो ओमेगा सेम है, लेकिन तो ओमेगा हमारा सेम है। अब ओमेगा और वी में क्या रिलेशन होता है, वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो हम वी को यहाँ ओमेगा आर पुट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 का स्क्वायर। मैं v की जगह ओमेगा आर पुट कर रहा हूं, है ना, पुटिंग v इक्वल टू ओमेगा आर, पुटिंग v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने ओमेगा सबका सेम लिखा है, मैंने ओमेगा चेंज नहीं किया, मैंने केवल r और r चेंज किया बस, है ना, और m तो अलग है ही इनका, m3 ओमेगा स्क्वायर r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, ये ऐसे चलता रहेगा। अब यहां पे मैं अगर ओमेगा को बाहर ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये हाफ भी बाहर ले लेते हैं, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। तो ये भाई हमारी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आ गई। क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं लीनियर वाली काइनेटिक एनर्जी से, तो वहां फॉर्मूला क्या होता था लीनियर काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m v स्क्वायर। देखो हाफ तो आ गया, यहाँ पे v स्क्वायर भी आ गया, v की जगह पे ओमेगा आ गया, एंगुलर स्पीड आ गई, तो यानी ये चीज क्या है, ये चीज आपकी m वाला काम कर रही है, जो यहाँ पे m वाला काम होता था यहाँ पे ये कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। तो आप पूरा लिख लोगे यहाँ पे कि कंपेयरिंग विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द body half mv square, we get that this thing is playing the same role as the m played by the m in the linear motion। जैसे वहां पे m का रोल होता है, वैसे यहाँ पे इसका रोल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे हम इनर्शिया ऑफ द बॉडी बोलते हैं, और एक इस पे डिपेंड कर रहा है, ये बॉडी के मास पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। देखो r भी आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये हमारा इनर्शिया होता है। कई बार हमने फॉर्मूला उसमें यूज किया न्यूमेरिकल में, जब पॉइंट मास का इनर्शिया लेते हैं तो इतना लेते हैं,
ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। ये पूछा था यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एंड डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर लिया कि दिस इज द समेशन ऑफ m1 r1 का स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n। अगर n पार्टिकल है तो n तक वेरी करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क और इनर्शिया में क्या रिलेशन होता है? टॉर्क और इनर्शिया में जो रिलेशन होता है एक्चुअली टाउ इक्वल टू आई एल्फा होता है। तो ये बोल रहा है कि ये रिलेशन आप ड्राइव करके बताओ कि टाउ जो होता है हमारा आई एल्फा के बराबर होता है। ये मैं प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई बॉडी है हमारे पास और इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया। अगर आपने फोर्स लगाया तो टॉर्क कितना लगा? मान लो बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, अलग अलग पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, अलग अलग पार्टिकल पे, ठीक है। ये पार्टिकल है बहुत सारे, पे फोर्स लग रहा है। तो अगर मान लो इस पार्टिकल पे ये पार्टिकल m1 मास का है और ये m2 मास है, m3 मास, m4 मास, इसका डिस्टेंस r1 r2 r3 है। अब इस पे मैं जब फोर्स लगाऊंगा, मान लो इस पे मैंने f1 फोर्स लगा रहा हूं, m1 पे कितना फोर्स लगा रहा हूं? ये r1 डिस्टेंस पे इस पे फोर्स लग रहा है f1, इस पे लग रहा है f2, इस पे लग रहा है f3, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है हमारा? टॉर्क हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो टॉर्क हमारा हो जाएगा f1 इंटू डिस्टेंस r1, राइट, f1 इंटू r1, ये टॉर्क आया हमारा। अच्छा, ऐसी जो है अगर हम ये टाउ1 आया, टाउ2 निकालेंगे तो कितना आएगा? f1 इंटू r2। अब f क्या होगा हमारा? f हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो f को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं इसको m1 इंटू एक्सेलरेशन इंटू r1, ठीक है। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, टाउ3 भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे a को हम क्या लिख सकते हैं? a को हम लिख सकते हैं, a और अल्फा में रिलेशन होता है, क्या होता है? a इक्वल टू अल्फा इंटू r। तो यहां पे हो जाएगा a की जगह पे आ जाएगा अल्फा इंटू r1, a1 है ना क्योंकि ये, तो अल्फा इंटू r1, तो m1 इंटू अल्फा इंटू r1 आ जाएगा ये। अब r1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r1 यहां पे भी है और यहां पे भी है। ऐसे ये क्या हो जाएगा? ये आपका फाइनली हो जाएगा m2 इंटू a2 इंटू r2, और ये हो जाएगा m2 इंटू अल्फा इंटू r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं नेट टॉर्क जोड़ लूं तो नेट टॉर्क कितना आ गया? नेट टॉर्क हमारा आ गया टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 एंड सो ऑन, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? m1 अल्फा r1 का स्क्वायर प्लस m2 अल्फा r2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखना, मैं अल्फा सेम लिया है सबका। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, पिछले डेरिवेशन में देखा था कि ओमेगा सबका सेम होता है। तो अगर ओमेगा सेम है तो अल्फा भी सबका सेम आता है पार्टिकल का, ठीक है। ए अलग अलग हो सकता है लेकिन अल्फा सेम आता है। तो देखो कितना आ गया, ये अल्फा सबका सेम है, तो हमने अल्फा को बाहर ले सकते हैं। तो अल्फा बाहर आ गया तो अंदर क्या आ गया? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर एंड प्लस m3 r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये चीज क्या है? ये चीज क्या है पूरी? ये चीज अभी मैंने ड्राइव किया था, ये क्या चीज है? ये दिस इज इनर्शिया, ये इनर्शिया है। तो टाउ क्या आ गया हमारा? आई एल्फा, ये आई है, ये अल्फा है, तो टाउ इक्वल टू आई एल्फा आ गया। ये मैं प्रूव करना था, टाउ इक्वल टू आई एल्फा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये रिलेशन है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। चलिए जनाब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को, अगले डेरिवेशन की तरफ को। प्रूव करना है हमें कि टाउ इक्वल टू डीएल बाय dt होता है, यानी टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एल हमारा एक्चुअली जो होता है, वी नो दैट एल इक्वल टू क्या होता है जनाब? एल इक्वल टू होता है हमारा एल हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम मतलब आई ओमेगा, ठीक है। जैसे हमारा लीनियर मोमेंटम होता है एम वी, ऐसे एंगुलर मोमेंटम आई की जगह एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा। अब डीएल बाई डी क्या हो जाएगा? अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डीएल बाई डी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई, तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है यूजुअली बॉडी में क्या होता है? आई हमारा कांस्टेंट रहता है क्योंकि एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो आई जो होता है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, वो हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो वो हमारा चेंज नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं? आई को कांस्टेंट कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट होगा केवल ये। अब डी ओमेगा बाई डी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा आई एल्फा, ये अल्फा हो जाएगा मतलब। तो डीएल बाई डी क्या हो गया? आई एल्फा। बट वी नो दैट आई अल्फा क्या होता है? अभी हमने प्रूव किया पिछले वाले डेरिवेशन में। बट वी नो दैट टाउ इक्वल टू आई अल्फा, वी नो दैट टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो इससे क्या प्रूव हो गया? दिस इंप्लाइज दैट डीएल बाई डी टी इज नथिंग बट टाउ। डीएल बाई डी टी इज टाउ। तो डीएल बाई डी टी हमारा टॉर्क के बराबर है। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे कि टाउ हमारा डीएल बाई डी टी है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इन्होंने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेम प्रूव किया हुआ है। अगला
ये लिखा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या प्रिंसिपल क्या होता है, इसको प्रूव नहीं करना, इसको केवल बताना है कि होता क्या है। और एग्जांपल आपको बहुत बार दे चुका हूं एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के, जब हमने क्वेश्चन किए थे पूरे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के किए थे हमने कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। जैसे मान लो कोई जो है बैलेट डांसर घूम रही है ऐसे गोल गोल, तो वो अपने जिसका इनर्शिया ज्यादा होता है, जब वो हाथ अपने अंदर कर लेती है तो इनर्शिया क्या होता है उसका कम हो जाता है, तो उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है ना। अभी प्रिंसिपल ऑफ पहले मोमेंटम देखते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम ये बोलता है कि देखो एंगुलर मोमेंटम हमारा जो dl/dt अभी आया था वो क्या आया था, टाउ के बराबर आया था dl/dt, ठीक है। तो अगर हमारा ये एक्सटर्नल टॉर्क होता है, ठीक है, एक्सटर्नल जो बाहर से लग रहा है, तो इफ एक्सटर्नल टॉर्क, स्टेटमेंट क्या बोलती है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, इफ टाउ एक्सटर्नल इज जीरो ऑन द बॉडी, दिस इंप्लाइज दैट dl/dt इज जीरो। और उसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज अगर जीरो डिफरेंशिएट उसका जीरो आ रहा है, मतलब L क्या है हमारा, L हमारा कांस्टेंट है, L हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टेटमेंट क्या बोलती है, स्टेटमेंट बोलती है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, या अगर कोई टॉर्क बाहर से अप्लाई नहीं किया गया, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन कंजर्व, एंगुलर बॉडी ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन सेम या कंजर्व बोल सकते हैं, कांस्टेंट रहता है हमारा, ठीक है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका मतलब क्या है। अब इसके एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल क्या है इसके, देखो L हमारा कांस्टेंट है, L की वैल्यू क्या आती है, L हमारा I ओमेगा होता है, L क्या होता है, I ओमेगा। जैसे अभी हमने देखा था ना P इक्वल टू mv होता है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है I ओमेगा, ठीक है। तो हमारा I ओमेगा है, तो हमारा I ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, मतलब तो अगर I कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया वो घूम रहा होता है तो उसका I ज्यादा होता है क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है। भाई हमने देखा ना कि m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, तो आपके एक्सिस से जो है, जो एक्सिस से आप घूम रहे हो r, अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस कम हो गया तो इनर्शिया कम हो गया, r अगर कम हो गया तो हाथ जब अंदर करते तो इनर्शिया कम हो जाता है। तो इनर्शिया कम होने से क्या होता है कि उनकी स्पीड बढ़ जाती है, तो तेजी से ओमेगा बढ़ जाता है, मतलब I कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि L तो कांस्टेंट है, तो I कम होगा तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, तो हमारा स्पीड बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल है, और एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो कि जब स्विमर जो होते हैं वो ऊपर से जंप मारते हैं, हाई डाइविंग जो मारते हैं, जंप मारते हैं, पानी में जो जंप मारते हैं, तो पानी में जो जंप मारते हैं तो वो ऐसे घूम रहे होते हैं, फिर वो क्या करते हैं अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं, तो बॉडी को सिकोड़ते हैं तो उनका इनर्शिया कम हो जाता है, तो फिर क्या होता है, घूमने लगते हैं, क्या करता है, घूमने लगते हैं। तो वो भी एक एग्जाम्पल है कि ये भी एक एग्जांपल है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कई सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, राइट। चलिए आगे मूव करें अगले उस पे। ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। L और I में रिलेशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया में क्या रिलेशन होता है। अभी हमने देखा था ना I इंटू ओमेगा, ये होता है ना रिलेशन, तो ये हमें प्रूव करना है कि ऐसा रिलेशन होता है फॉर अ बॉडी। तो एक रैंडम शेप की बॉडी मान लेते हैं, पेपर में पूरा लिखोगे आप, एज्यूमिंग अ बॉडी ऑफ अ रैंडम शेप हैविंग डिफरेंट मास पार्टिकल लोकेटेड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस x मान लो या x डैश मान लो। तो इससे जो हमारे पार्टिकल हैं डिफरेंट इसमें पार्टिकल हैं बॉडी में, वो सारे पार्टिकल अलग अलग जगह पे हैं और उनका मास m1 m2 m3 है और m4 जो भी है मास सबका अलग अलग, और वो घूम रही है। बॉडी क्या हो रही है, इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओके, तो अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा जो होता है L इक्वल टू हमारा क्या होता है, mv इंटू आर। आपने पढ़ा होगा कि लीनियर मोमेंटम इंटू आर हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। अब v क्या होगा, किसी भी बॉडी का जो v होगा, यानी L हमारा क्या हुआ एक्चुअली m1 v1 इंटू r1 प्लस m2 v2 इंटू r2 एंड प्लस सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा सबका, सारे पार्टिकल का। अब v हमारा क्या होता है, v हमारा ओमेगा r होता है, ओमेगा सबका सेम होगा, तो ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा m1 ओमेगा r। ठीक है, हमने क्या पुट किया यहाँ पे, v इक्वल टू ओमेगा आर, बिकॉज v इक्वल टू ओमेगा आर, ये हमने पुट किया, तो ये आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर प्लस m3 ओमेगा r3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पे ओमेगा को अगर बाहर ले लें तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। और भाई ये क्या चीज है, ये क्या है, क्या प्रूव किया था हमने, ये चीज क्या है, ये हमारा है I, तो ये क्या हो गया, I हो गया, तो ये I इंटू ओमेगा आ गया। ठीक है, तो L हमारा क्या आ गया, I ओमेगा, वही आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, मतलब रिलेशन निकाल दिया बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द इनर्शिया के बीच में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा।
ओके तो एक और हमारे सामने डेरिवेशन आ गया है, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेलरेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। तो भाई इसको ध्यान से देखिएगा सब लोग, ऐसा हम काफी सारे क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनको काफी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा कैसे कैसे यहाँ पे हो रहा है। जिन लोगों ने बाकी वीडियो नहीं देखी है भाई, बाकी वीडियो देख लेना पहले, क्योंकि तभी आपको ये आइडिया आएगा। यहाँ पे काफी सारी चीज मैं लगाऊंगा, क्योंकि फ्रिक्शन लगाऊंगा, उसकी डायरेक्शन कैसे किधर को आती है, कौन वर्क करता है कौन नहीं करता, टॉर्क जीरो कब होता है, वो सब चीजें हम पहले बता चुके हैं, तो एक बार वो देख लेना। अगर हालांकि ट्राई करूंगा यहाँ भी आपको मैक्सिमम चीजें बता दूं, फिर भी अगर कोई छूट जाएगी तो भाई माफ मत करना। माफ क्यों करोगे, तुम्हारी गलती है, मेरी गलती थोड़ी है। तुम देखो जाके वीडियो, मेरी गलती है कोई है ना भाई वीडियो देख लेना जाके, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। इसमें मेरा क्या कसूर, सब तुम्हारा कसूर, ठीक है। तो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर रोलिंग। तो ये बोला है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो रोल करते हुए नीचे आ रहा है, रोल करते हुए नीचे आ रहा है, मतलब इसकी ये वेलोसिटी v है मान लो, और ये इसकी ओमेगा है। तो रोलिंग की कंडीशन में v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, सबको पता ही होगा। अब इस पे हम फोर्स अगर देखें तो फोर्स कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ। mg को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो mg के फटाफट से जो दो कंपोनेंट बनते हैं यहाँ पे, वो बनता है mg cos थीटा और mg sin थीटा। कई बार हम कर चुके हैं ये, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी किया था फ्रिक्शन वगैरह में, है ना, जहाँ रोलिंग नहीं हो रहा था, तो वहाँ भी हमने किया था। तो इसके कंपोनेंट ब्रेक हो गए। उसके अलावा इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन, जो सरफेस लगा रहा है, और एक और फोर्स यहाँ पे लगेगा जो होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बिना रोलिंग नहीं हो सकती, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्रिक्शन यहाँ पे चाहिए होता है, अगर मैंने इंक्लाइंड प्लेन है वहां नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल में हो सकती है, और इंक्लाइंड में नहीं हो सकती फ्रिक्शन के बिना। तो फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा, अभी याद कर लो क्यों लगता है, वो मैं आपको वो भी बता चुका हूँ उस वीडियो में। फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा, ठीक है। तो अब जो है कुल मिला के ये कंडीशन आई, फ्रिक्शन एक्चुअली जो लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। तो फ्रिक्शन को यहाँ दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को टॉर्क भी लेना पड़ेगा ना अभी, तो टॉर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी फिर आपकी। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो भाई जनाब यहां कहीं लगेगा, राइट। ओहो ये क्या हो गया, नो, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, हो ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। दोबारा डायग्राम बनाते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया भाई। तो डायग्राम दोबारा बना लेते हैं, आई थिंक कि कुछ चमत्कार ही हो गया वहां पे। तो भाई देखो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारा सिलेंडर है, और इस पे फोर्स लिख रहे थे हम लोग। तो ये वाला फोर्स हमारा इधर को लग रहा था mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg cos थीटा, थीटा ये वाला एंगल होता है एक्चुअली, है ना, और ये नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे फ्रिक्शन, ठीक है जनाब, राइट। अब देखो जब ये नीचे आ रहा है, इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, दो ही लग रहे हैं फोर्स इधर को, बाकी तो इधर को परपेंडिकुलर है। तो इधर को जो फोर्स है मान लो ये एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स में फोर्स हमारा लग रहा है F इक्वल टू क्या है हमारा, F इक्वल टू हम लिख सकते हैं, फोर्स हमारा है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, ठीक है, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अब ये ma के बराबर होगा, F हमारा ma होता है क्योंकि, तो ये ma के बराबर होगा, ठीक है। ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन बनी। तो उसमें जो एक लीनियर इक्वेशन बनती है, एक एंगुलर बनती है। एंगुलर इक्वेशन के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, ये घूम रहा है, तो घूम रहा है तो इसका जो है ओमेगा होगा कुछ, और एक्सेलेरेशन भी होगा, लीनियर एक्सेलेरेशन भी होगा, और एंगुलर भी होगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, एक तो रोलिंग में कंडीशन होती है कि A इक्वल टू एल्फा आर होता है, हम आगे यूज करेंगे अभी, ठीक है। एक और जब हम टॉर्क देखेंगे, यहाँ पे टॉर्क देखें कि बॉडी पे टॉर्क कितना लग रहा है, ये तो फोर्स है, टॉर्क कितना लग रहा है बॉडी पे। अगर मैं इसके सेंटर के अबाउट देखूं तो भाई तीन फोर्स तो सेंटर से ही पास हो रहे हैं, और आपको पता है टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स अगर यहीं से पास हो रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से, अगर ये फोर्स यहीं से पास हो रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया। भाई अगर यहाँ से पास हो रहा था तो ये मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता यहाँ पे, लेकिन ये तो यहीं से पास हो गया तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो, तो टॉर्क भी जीरो आ गया, इसका भी जीरो आ गया, ये भी यहाँ से पास हो रहा है, ये भी यहाँ से पास हो रहा है। केवल ये वाला फोर्स है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है, यहाँ से पास नहीं हो रहा, तो इसका टॉर्क होगा, कितना टॉर्क होगा इसका, टाउ इसका हो जाएगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे R, जो रेडियस है सिलेंडर की, उतना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का जो सेंटर से होगा, हमने टाउ टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर पूरा लिखोगे आप, टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर इज दिस, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू एफ आर आ गया, ठीक है जनाब। तो टाउ इक्वल टू एफ आर, तो टाउ हमारा आई अल्फा होता है, तो यहाँ पे हमारा आई अल्फा इक्वल टू एफ आर आ गया। आर को मैं यहां ले जाता हूं, तो ये हमारा एफ आ गया, ठीक है, ये हमारा एफ आ गया, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। ओके जनाब, हमें निकालना क्या, हमें ए निकालना है, ठीक है, और हमें एफ की वैल्यू आ गई हमारी, तो एफ की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। अच्छा कई बच्चे बोलते हैं सर एफ की वैल्यू क्या पे म्यू एन पुट कर सकते हैं, म्यू एन, एन क्या होगा यहाँ पे, ये वाला एन एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, तो क्या हम फ्रिक्शन को म्यू एम जी कॉस थीटा पुट कर सकते हैं,
क्या आंसर होगा? आंसर इज नो, नहीं पुट कर सकते, क्योंकि म्यू एन तब होता है जब कोई चीज जो है स्लाइड कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट होता है ये रेस्ट पे होता है। अब आपने देखा होगा जब रोलिंग मैंने पढ़ाया होगा कि ये वाला पॉइंट जो होता है वो हमेशा रेस्ट पे रहता है। तो रेस्ट पे क्योंकि ये है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से म्यू एन तक कुछ भी हो सकती है, 0 से म्यू एन तक कुछ भी हो सकती है। तो हम डायरेक्टली म्यू एन पुट नहीं कर सकते, हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ निकाल लिया कि हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी आएगी, अब हम पुट कर सकते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर, पुटिंग द इक्वेशन वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ f in 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ f फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, तो ये पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, mg sin थीटा माइनस आई एल्फा अपॉन में r इक्वल टू ma। ठीक है जनाब, ये आ गया ma। अब हमें हमारे दो वेरिएबल है यहाँ पे, तो अल्फा भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है, हमें नहीं पता, हमें i पता है क्योंकि सिलेंडर का i हमें पता होता है, हमें साइन थीटा पता है, थीटा में दिया होगा क्वेश्चन में, mg दिया होगा, लेकिन हमें i अल्फा और a नहीं पता। तो a और अल्फा में रिलेशन भी होता है, क्या रिलेशन होता है, a इक्वल टू अल्फा आर, तो हम पुट करेंगे अब a इक्वल टू अल्फा आर, तो a इक्वल टू अल्फा आर पुट करेंगे, या फिर हम अल्फा को पुट करेंगे a बाय आर, क्योंकि हमें a निकालना है ना, तो अल्फा को हटा देंगे, तो अल्फा को हम a बाय आर पुट कर लेते हैं, अल्फा को a बाय आर, एक पेज ऐड कर लेते हैं, अल्फा को a बाय आर पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अगर हम अल्फा की वैल्यू वहां पुट करें तो क्या आता है, mg sin थीटा, ये क्या बनना था, mg sin थीटा माइनस आई अल्फा, तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, मान लो इक्वेशन नंबर 3 है मान लो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग अल्फा इक्वल टू a बाय आर इन इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी मेरी, mg sin थीटा माइनस आई अल्फा बाय आर, तो आई बाय आर इंटू अल्फा था, अल्फा की जगह पे a बाय आर पुट कर देंगे, वही था ना पे आई बाय आर इंटू अल्फा इक्वल टू किसके था, ये ma के बराबर था, इक्वल टू ma। ठीक है जनाब, अब ये a वाले एक तरफ लिया होता कि a निकाल पाए हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस, सॉरी ये जाके प्लस हो जाएगा, तो ma प्लस आई a अपॉन में r का स्क्वायर, यहां से a कॉमन ले लेंगे तो m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये हो गया जनाब। तो अब जो है हम a की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, कई बच्चों को याद आ रहा होगा, क्वेश्चन किए होंगे ना, अब ध्यान आ रहा होगा कि a की वैल्यू ने पुट करी थी ना, बार बार क्या पुट करी थी हमने, देखो वही वैल्यू आ रही है, mg sin थीटा अपॉन में m प्लस, ये अपॉन में चला जाएगा वहां पे, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब मैं m से डिवाइड कर दूं, अगर ऊपर नीचे डिवाइडिंग बाय m, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ इस इक्वेशन को, ये इजी होता है क्योंकि आपको जी साइन थीटा क्या होता है हमारा, अगर कोई चीज रोटेट नहीं कर रही होती, स्लिप कर रही होती है, तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो जी साइन थीटा वो होता है, और अगर इनर्शिया भी है तो साथ में रोटेशन अगर कर रहा है तो ये आ जाता है 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर अपॉन में। अब क्योंकि इसने सिलेंडर की बात की है, तो सिलेंडर के केस में तो हम ए निकाल, हमें आई पता होता है, तो सिलेंडर का ए अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम सिलेंडर के लिए निकालें, फॉर सिलेंडर आई कितना होता है, नाउ फॉर सिलेंडर आई इक्वल टू कितना होता है भाई सिलेंडर का, एम आर स्क्वायर बाय 2, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एम आर स्क्वायर बाय 2 पुट करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू जी साइन थीटा, ए इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, तो आई बाय आई हमारा ये हो जाएगा अपॉन में एम आर स्क्वायर, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एम से डिवाइड किया था क्योंकि ईजी हुआ था थोड़ा काटना ना, तो ये हो जाएगा, तो कितना आ गया ये जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब 3/2 हो गया, 1 प्लस 1/2 ऐड करेंगे 3/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 जी साइन थीटा, तो ये एक्सेलरेशन हुआ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो ये हमने जो एक्सप्रेशन निकाला है ये वाला ये तो जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी बॉडी के लिए, अगर आप आई पुट करोगे तो यहां से आप जो है एक्सेलरेशन निकाल सकते हो अलग अलग बॉडी का, तो ये वहां पे भी यूज होता है जब करते हैं ना क्वेश्चन की, हमने ऊपर से रिंग को फेंका भेजा नीचे रोल करते हुए और एक डिस्क को भेजा, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन निकालते हैं हम लोग, फिर टाइम को कंपेयर कर सकते हैं वहां से, तो हमने जो क्वेश्चन किए थे वो सारे इसी पे बेस्ड थे, तो हम अलग अलग आई पुट करके यहाँ पे ए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए आया 2/3 जी साइन थीटा है, ये हमें निकालना था। एक और चीज इसने पूछी थी यहाँ पे
ये तो हमने एक्सेलरेशन निकाली, इसने बोला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ कि कितना होगा यहाँ पे। एक्चुअली ये नहीं पूछा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, कह रहा है कम से कम कितना होना चाहिए ताकि रोलिंग हो। रोलिंग होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, है ना, तो कितना होना चाहिए यहाँ पे ताकि रोलिंग हो जाए। तो देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ रहा है फोर्स, जो वैल्यू आ रही है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है फ्रिक्शन, म्यू एन, मैक्सिमम म्यू एन होता है 0 से म्यू एन तक। तो हमारा जो फ्रिक्शन आ रहा है ये वाला, ये म्यू एन से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, म्यू एन से कम या बराबर, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हो गया तो फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं है भाई। हमारा फ्रिक्शन जो हमने निकाला पूरा यहां से रोलिंग के लिए फ्रिक्शन इतना आ रहा है, अगर ये म्यू एन से ज्यादा हो गया तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन होता ही म्यू एन है मैक्सिमम। तो हमारा जो फ्रिक्शन है इट शुड बी लेस देन, वी नो दैट फ्रिक्शन इज लेस देन म्यू एन, वी नो दैट फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। और एन कितना है यहाँ पे, एन हमारा कितना था एम जी कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो एन कितना था एम जी कॉस थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो आई अल्फा बाय आर, आई अल्फा बाय आर पुटिंग एफ इक्वल टू आई अल्फा बाय आर फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ये, आई अल्फा अपॉन में आर शुड बी लेस देन म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब अल्फा और ए में भी रिलेशन है, हमने देखो ए निकाला है अभी, जी साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला निकाला है तो उसका यूज करेंगे। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू अल्फा आर, यूजिंग ए इक्वल टू अल्फा आर। अगर हम ए इक्वल टू अल्फा आर यूज करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ए बाय आर हो जाएगा। तो ये ए बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ए बाय आर पुट करेंगे तो ए बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। और ए का वैल्यू हमें पता है, ये किससे लेस है, ये तो इससे लेस है। और ए का वैल्यू क्या निकाला अभी हमने, जी साइन थीटा डिवाइड बाय जी साइन थीटा डिवाइड बाय क्या निकाला था हमने। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो कितना वैल्यू आया था, 2/3 जी साइन थीटा, है ना, 2/3 जी साइन थीटा। तो ये हमारा जो ए आया था वो 2/3 जी साइन थीटा आया था। तो ये आ गया हमारा आई बाई आर स्क्वायर 2 जी साइन थीटा। फॉर सिलेंडर अभी लिख लोगे पूरा की सिलेंडर का हमने ये निकाला है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम दैट इक्वेशन टू हियर, तो ये आ गया एम जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है जनाब, इससे लेस। अब आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2/3 जी साइन थीटा, 2/3 जी साइन थीटा। और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा के। अब यहाँ पे जनाब एम जी से एम जी भी उड़ जाएगा और 2 से 2 उड़ जाएगा, तो भाई सब कुछ बचे नहीं। यहाँ तो क्या बचा, साइन थीटा बचा यहाँ पे, तो केवल सब कुछ तो उड़ गया, अपॉन में 3 बचा। ये लेस देन होना चाहिए किससे, म्यू कॉस थीटा से, कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो tan थीटा आ जाएगा, तो tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू। तो ये कंडीशन हमारी आ रही है अभी कि tan थीटा हमारा जो होना चाहिए यहाँ पे वो 3 टाइम म्यू, या म्यू जो होना चाहिए 1/3 tan थीटा से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ लिया हूं तो क्या जाएगा 1/3 tan थीटा से ज्यादा होना चाहिए म्यू का वैल्यू। तो म्यू जब इससे ज्यादा होगा तभी हमारी रोलिंग पॉसिबल है। तो रोलिंग पॉसिबल होने के लिए कम से कम इतना म्यू फ्रिक्शन होना चाहिए। 0 फ्रिक्शन से काम नहीं चलेगा और थोड़े फ्रिक्शन से भी काम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा होना चाहिए कम से कम, तभी हमारी रोलिंग होगी। तो यूजुअली आपके पेपर में ये नहीं पूछते, यूजुअली केवल यही पूछते हैं कि बताओ कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फर्स्ट पार्ट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला ट्राई करना कि हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कम से कम पहला तो कर ही लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने जो है इस चैप्टर के भी डेरिवेशन सारे कंप्लीट कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आई होप ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे सारे डेरिवेशन। तो भाई 2-2 बार प्रैक्टिस करनी है, सारे डेरिवेशन कम से कम 2-2 3-3 बार खुद करना है, सारे देखना है पीडीएफ और खुद जो है डेरिवेशन करने हैं, तभी जो है आप पेपर में कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।